वेलकम टू मलुका आईएएस। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज का ये अगला वीडियो है जिसमें हम लोग अब 3 चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो संसदीय व्यवस्था की कहानी है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार यूपीएससी इसको लेकर सवाल पूछता रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। तो हम लोग थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट कर कर देख लेंगे संसदीय व्यवस्था और जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, और साथ में बेसिक मूलभूत विशेषता क्या है संसदीय व्यवस्था जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, इसको लेकर कहानी बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए भाई कि संसदीय व्यवस्था की अगर मैं आप लोगों से एक बात चीज पूछूं, मैं क्या यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2019 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें यूपीएससी ने ये पूछा था कि आपके अकॉर्डिंग संसदीय व्यवस्था की मूलभूत विशेषता क्या है। अब मूलभूत का मतलब क्या होता है, बाकी विशेषताएं भी होंगी, है ना, बट वो ऐसी विशेषता जिसके बिना संसदीय प्रणाली का आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी बुनियाद पर संसदीय व्यवस्था टिकी हुई है। तो ऐसी विशेषता कौन सी थी जो ऑप्शन में दिया गया था? कई ऑप्शन थे, जैसे मान लीजिए आप इसमें चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है, लोगों द्वारा ही शासन किया जाता है, प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, ये सब तरीके के बहुत सारे ऑप्शन थे। बट आंसर मेन जो फोर्थ ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था, इसमें जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है, आप लोगों को पता है भारत में क्या है, इस सिद्धांत को माना जाता है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है। पता ना आप लोगों को कि भारत में सरकार स्थिर नहीं है, अगर सरकार के पास विश्वास मत हासिल नहीं है सदन में, तो क्या होगा, सरकार गिर सकती है ना। तो सामूहिक उत्तरदायित्व है लोकसभा के प्रति मंत्री, और सरकार उत्तरदायित्व है लोकसभा के प्रति मंत्रियों का, ये आप लोगों को पता है ना, पीएम तक भी उत्तरदायी है। तो ये जो उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये संसदीय व्यवस्था की बुनियाद है। इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। यूपीएससी किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एक जल्दी से एक चीज समझिए, संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं क्या, ठीक है। आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर देख लेते हैं हम लोग कि अध्यक्षीय व्यवस्था और संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसदीय व्यवस्था, और इसमें और अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या डिफरेंस है, ठीक है, संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है ये मुख्यतः कहां पर है, ठीक है, ये कहां पर है, ये अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है, ये अमेरिका में मुख्यतः इस अध्यक्षात्मक व्यवस्था का पालन किया जाता है। फ्रांस वगैरह में भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले डिफरेंस देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो राज्य का और प्रमुख और सरकार का प्रमुख, राज्य प्लस सरकार का जो प्रमुख है वो एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? प्रेसिडेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति जो अमेरिका में है वो सरकार का भी प्रमुख है और राज्य का भी प्रमुख है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। एकल कार्यकारिणी का कॉन्सेप्ट है वहां पर, ठीक है, जो कुछ है राष्ट्रपति ही है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे भारत में, तो राज्य का प्रमुख कौन है? ध्यान रखिएगा, यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस चीज को लेकर। हेड ऑफ स्टेट कौन है भारत में? राष्ट्रपति है। बट सरकार का, गवर्नमेंट का प्रमुख अगर आप देखेंगे, सरकार का प्रमुख देखेंगे तो कौन मिलेगा आपको? प्रधानमंत्री। डिफरेंस पता लग गया। यहां पर दोनों चीजें राष्ट्रपति है, बट यहां पर सरकार का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री है, और राज्य का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। दूसरी चीज यहां पर समझिए, यहां पर जो राष्ट्रपति है, जो आपको पता है दोनों ही चीजों का प्रमुख है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ध्यान से रखेंगे इस चीज को, प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। आपको पता है ना, ट्रंप वगैरह का आपने लोगों ने इलेक्शन देखा होगा, या अभी जो बाइडेन जीते हैं, ये लोग आप लोग तब न्यूज में देखते रहते हैं। बट क्या भारत में जो प्रमुख है राज्य का, इवन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पीएम, क्या भारत में इन दोनों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है? नहीं होता ना। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव है, और भारत में ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष चुनाव है। प्रधानमंत्री भी अप्रत्यक्ष तरीके से ही चुना जाता है। क्यों? क्योंकि एमपी वगैरह चुनकर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मिलकर अपने सदन का नेता चुनते हैं, जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। आपको पता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव तो भारत में पीएम के लिए भी नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन के फॉर्म में यूपीएससी लिख सकता है कि क्या भारत में प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष चुनाव होता है? नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस आप लोग यहां पर ही समझ लीजिए, इसको लेकर यहां पर ही समझ लीजिए। तीसरा डिफरेंस वो ये है, ठीक है, तीसरा डिफरेंस ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें जो है राष्ट्रपति जो है ना, वो उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायित्व का अभाव है। आप लोगों को बताता हूं, इसको आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। उत्तरदायित्व क्यों? आप सोचिए, जब ट्रंप सत्ता में थे, जब राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में थे, क्यों डर था विश्व को?
पता नहीं कब परमाणु हमला कर दें, किस पर? उत्तर कोरिया पर, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है ना वहां पर, उत्तरदायित्व ही नहीं है। वहां की जो सीनेट वगैरह है उसका कोई कंट्रोल नहीं है राष्ट्रपति पर। अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर वर्क करता है वहां पर, ठीक है। अंदर की चीजें क्या है वो हम लोग नहीं जानते, बट जो व्यवस्था वहां पर है वो यही है कि ज्यादातर पावर जो है, शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित है, ठीक है। भारत में ऐसा नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। मतलब मंत्रिमंडल जो है, मंत्री जो है वो क्या हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर नहीं विश्वास मत है सरकार के पास, अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही सरकार गिर जाएगी। ये चीजें, ये जो डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं, ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था में और आपको संसदीय व्यवस्था में दिखेगा। यही यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है ना। बार बार यही चीजें जो हैं लगातार पूछी गई हैं संसदीय व्यवस्था को लेकर और अध्यक्षात्मक व्यवस्था को लेकर। तो इस टॉपिक को लेकर, जो संसदीय व्यवस्था का टॉपिक है, इसको लेकर आप लोगों को 2 से 3 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। फिर से एक बार जल्दी से बता देता हूं, यहां पर जो है सब कुछ राष्ट्रपति है, ठीक है। राज्य का प्रमुख भी वही है, सरकार का प्रमुख भी वही है। यहां पर राज्य का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है, और यहां पर अगर देखेंगे पीएम जो है वो सरकार का प्रमुख है, ठीक है। पहली चीज ये याद रखेंगे। दूसरी चीज, यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ठीक है, बट यहां पर अगर आप लोग देखेंगे चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तौर पर है, ठीक है। और तीसरा यहां पर आप देखेंगे इसमें उत्तरदायित्व का अभाव आप लोगों को मिलेगा, उत्तरदायित्व नहीं है इसमें, यही उत्तरदायित्व पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये 3 मेन डिफरेंस जो है इसको लेकर याद रखिएगा। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये अगर 3 क्लियर है तो बाकी आंसर भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था को लेकर कहानी क्या है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी, और संसदीय व्यवस्था की मूलभूत विशेषता क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ताकि सवाल किसी भी तरह का आए आप लोग अच्छे से आंसर कर सको। अब हम लोग जल्दी से देख सकते हैं संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल सिस्टम जो है उसको, उसके बारे में थोड़ी सी कहानी देख लीजिए भाई, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था जिसको बोलते हैं, संघीय व्यवस्था बोलते हैं। सबसे पहले एक देखिए, भारत जो है ना प्रॉपर उसको संघ नहीं माना जाता है। क्यों? अर्ध संघ माना जाता है। उसका कारण यह है कि भारत को संविधान में क्या बोला गया है, राज्यों का संघ। क्या बोला गया है? राज्यों का संघ। अब इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी क्या है? 2 चीजें हैं, इसका मतलब जो निकल कर आता है बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बार सवाल पूछा गया है। पहली चीज, भारत में जो संघ है वो राज्य और केंद्र के बीच में, या केंद्र और राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। नंबर 1 पहली चीज याद रखिएगा, राज्यों के साथ हमने कोई समझौता नहीं किया है, ठीक है। दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। अमेरिका में अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर एक समझौता है, सभी स्टेट्स के पास वहां पर 2-2 सीट है राज्यसभा में। और भारत में क्या है, राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन है। अनुसूची 4 आप लोग याद रखेंगे। राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर बहुत बार सवाल इसको लेकर भी बना है, कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर जिक्र किया गया है ना। तो अनुसूची 4 आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, और साथ में आप लोग याद रखेंगे कि राज्यों का संघ है भारत, ठीक है। और अर्ध संघ की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी कि प्रॉपर संघ नहीं है भारत, है ना, प्रॉपर संघ नहीं है भारत, ठीक है। तो एक चीज यहां पर समझिए। अब अगर मैं आप लोगों को संघ समझा, जल्दी से पहले ये भी समझ लीजिए, फेडरल या संघात्मक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था कहते किसको है ना, क्या होता है वो। तो एक वर्ड में समझ लीजिए उसको। अगर यूपीएससी पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है या क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, क्रक्स क्या निकल कर आता है, निचोड़ क्या है, तो उसके लिए याद रखिए, संघ का मतलब ये होता है, संघात्मक व्यवस्था का, सरकार की जो शक्ति है, ठीक है, सरकार की जो शक्ति है वो विभिन्न स्तरों पर विभाजित होती है ना। जो शक्ति का जो विभाजन है वो कई स्तरों पर होता है। जैसे केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां हैं, और अगर है जैसे भारत में अभी है तो स्थानीय स्तर भी अपने आप में शक्तियों का वहां पर भी आवंटन किया जाता है ना। तो भारत में आप लोगों को पता है। दूसरा, इसकी विशेषता देखिए कि संविधान में सभी सरकारों के बारे में अलग अलग शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। राज्य सरकार की शक्तियों का जिक्र है ना संविधान में, केंद्र सरकार की क्या शक्तियों की सीमा है उसका संविधान में जिक्र है। तीसरी मूलभूत विशेषता क्या है संघात्मक व्यवस्था की? तीसरी मूलभूत विशेषता यह है कि अगर टकराव होता है क्षेत्राधिकार को लेकर, अगर टकराव होता है कि किसका क्षेत्र कहां तक लिमिटेड है, इसके प्राधिकार की व्याख्या राज्यों हो या केंद्र हो या स्थानीय सरकार हो, इनके प्राधिकार की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, न्यायपालिका करती है ना। ये संघात्मक व्यवस्था में मूलभूत विशेषताएं आप लोगों को नजर आएंगी। करती है भारतीय न्यायपालिका ना, किसका क्या क्षेत्राधिकार है। अगर आप लोग समझिए, एक चीज और यहां पर क्लियर कर देता हूं, कौन सा क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का, ये जो इस चीज को काम को करने का,
थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालने की कोशिश करिएगा। जल्दी से एक बहुत अच्छी चीज क्लियर कर देता हूं, मौलिक क्षेत्राधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का है वो यही है। अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है, और मौलिक क्षेत्राधिकार बोलते किसको हैं, जिसमें किसी और के पास पावर ना हो उस चीज को करने की। अगर आप लोग देखेंगे, अगर कई बच्चे इसका आंसर फंडामेंटल राइट को लेकर भी देते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, सोच के देखें ना, इसका राइट तो हाई कोर्ट के पास भी तो है। हाई कोर्ट भी तो मौलिक अधिकारों से संबंधित में याचिका सुन सकता है ना, रिट भी दाखिल कर सकता है, जाहिर कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं वहां पे भी हैं, बट ये वाला जो है, और जो मैं मौलिक क्षेत्राधिकार की बात कर रहा हूं जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो, राज्य या राज्य के बीच में विवाद हो, राज्य या यूनियन टेरिटरी के बीच में विवाद हो, इसको लेकर निपटारा विवाद का कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मौलिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है वो किसको बोलते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको लेकर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कर दी। अब जो मेन सवाल यूपीएससी इसमें बनाता है उसको लेकर अच्छे से समझ लो, संघात्मक विशेषताएं कौन सी हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में संघात्मक पक्ष कौन कौन से देखते हैं, याद रखिएगा। दो चीजें पूछता है, एकात्मक लक्षण कौन से हैं, संघात्मक लक्षण। बार बार रिपीटेड सवाल है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, अगर आप लोग उठाकर प्रीवियस ईयर को देखेंगे। संघात्मक में आपको क्या दिखता है, सबसे पहले देखिए द्वैध राज पद्धति। ठीक है, तो स्तर पर सरकारें हैं, ये क्या है, संघात्मक लक्षण है। दूसरा और देख लीजिए, भारत का संविधान लिखित संविधान है। कंफ्यूजन कहां पर होगा वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान है तो क्या केंद्र एकदम से चेंज कर सकता है उसको, नहीं। ठीक है ना, कई प्रावधान जो होंगे राज्यों की सहमति से चेंज होंगे। तो मतलब लिखित संविधान है तो सुरक्षित है राज्यों की भी चीजें, है ना, राज्य भी अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट तौर पर वर्क कर सकते हैं, कहीं पर तो लिखा हुआ है इसके बारे में, इसलिए संघात्मक लक्षण है। उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे, जैसे न्यायपालिका जो है वो आप लोग देखेंगे कि वो एकीकृत न्यायपालिका, जो एकीकृत न्यायपालिका तो आपको उसमें दिखेगा, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है इसी को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है भाई। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो पॉइंट है वो यही है, स्वतंत्र न्यायपालिका आपका इसके अंदर आ रहा है, बट उधर आप देखेंगे तो एकीकृत न्यायपालिका। और स्वतंत्र का मतलब, अगर आप सोचिए न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो राज्यों की बात की कौन सुनेगा, है ना। केंद्र मान लीजिए कई बार थोड़ा बल प्रयोग करता है किसी चीजों को लेकर, राज्यों के साथ थोड़ा फोर्सफुली चीजें पेश आता है, तो उनकी बात सुनने के लिए भी तो न्यायपालिका चाहिए। तो न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तो ये कौन सा लक्षण होगा, संघात्मक लक्षण होगा या नहीं, है ना। तो यहीं पर अगर आप लोग देखेंगे एकाकी लक्षण के बारे में, अगर आप लोग चीजें देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, एकाकी लक्षण मैं आपको यहीं पर आसपास लिख देता हूं, एकात्मक लक्षण जो है, ठीक है, इसको लेकर भी चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं यही लिखता हूं कि स्वतंत्र जो एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका, इसको लेकर भी समझ लो। देखो एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है, जो सीक्वेंस बना है वही है। राज्य अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं क्या न्यायपालिका को बनाने के लिए, कुछ नहीं है ना। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट है, फिर अधीनस्थ न्यायालय है। इस चीज को किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्रॉ कर रखा है और वही चीजें चल रही है। ठीक है, तो एकीकृत न्यायपालिका का मतलब राज्यों के अपने कोई न्यायालय नहीं है। राज्यों के क्या न्यायालय है, हाई कोर्ट भी तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही वर्क करता है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा एकात्मक लक्षण होगा, है ना, जो केंद्र। अच्छा, इसका डिफरेंस भी समझ लीजिए, संघात्मक लक्षण का मतलब वो होता है जिसमें शक्ति बटी होती है, और एकात्मक का होता है जो केंद्र के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में। जैसे अगर आप यहां पर दूसरा देखिए, एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता है तो ये कौन सा प्रावधान है, ठीक है, राज्यों की अपनी कोई नागरिकता ही नहीं है, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता दी जाती है। ठीक है, यहां पर और भी प्रावधान दे लीजिए, जैसे आप लोग देखेंगे इसमें संविधान का लचीलापन। ठीक है, जो अमेंडमेंट होता है, संविधान का लचीलापन वो क्या है, जो है कठोर जो है वो आपको यहां पर दिखेगा। संविधान का कठोर होना वो क्या है, संघात्मक विशेषता है। क्यों, क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकती केंद्र सरकार अपने लेवल पर, मैंने आप लोगों को बता दिया। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो संविधान का जो लचीलापन है वो आपको क्या है, केंद्र सरकार जब चाहे उसमें चेंज कर दीजिए, है ना। सामान्य बहुमत से कई चीजें चेंज हो जाती हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे अमेंडमेंट के बारे में। सामान्य बहुमत से भी, जैसे राज्यों का क्षेत्र बढ़ा देना, राज्यों का क्षेत्र कम देना, इसके पास पावर किसके पास है, सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। इसी तरह से अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, जैसे आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, यह आपातकाल का प्रावधान क्या है, केंद्र सरकार की शक्ति तो बढ़ा रहा है ना,
क्या है ये? तो अगर आप लोग देखेंगे एकात्मक और संघात्मक लक्षणों के बारे में, इनको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि सरकार जो भारत के संविधान है उसमें एकात्मक लक्षण कौन से हैं और संघात्मक लक्षण कौन से हैं। अगर इनको समझना हो, बस मेन चीज याद रखिएगा, ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, बट ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है और एकल न्याय नागरिकता है, इसको ये जो आपका है एकीकृत न्यायपालिका है, इसको लेकर कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। कठोर अगर संविधान का रूप है तो वो संघात्मक विशेषता है, संविधान अगर लिखित है तो कहीं ना कहीं पर संघात्मक विशेषता है, ठीक है। और संविधान का लचीलापन आपको किसमें दिखेगा? एकल नागरिकता में किसमें दिखेगा? ये केंद्र सरकार के पक्ष में शक्तियों का झुकाव आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पर आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जल्दी से संविधान का संशोधन भी देख लेते हैं भाई, संशोधन को लेकर भी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, संविधान संशोधन जो बिल है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। दो तीन चीजें यहां पर देखिए जल्दी से, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है ये प्रस्ताव। संविधान संशोधन का जो बिल है वो कहीं भी पेश किया जा सकता है, ठीक है, चाहे वो आपका लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन याद रखिएगा, राज्य विधायिका में नहीं लाया जा सकता ये, सिर्फ और सिर्फ संविधान के जो आपके संसद के दो भाग हैं, राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा और राज्यसभा, उसमें लाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इसके लिए अगर आप लोग देखेंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति की सहमति ली जाए। तीसरा, इसके लिए दोनों सदनों से अलग अलग पारित करना होगा, बहुमत से, विशेष बहुमत से, है ना। जो भी मैटर है, चाहे सामान्य बहुमत वाला बिल है चाहे विशेष बहुमत वाला है, वो अभी अब हम लोग देख लेंगे कितने तरह से संविधान में संशोधन हो सकता है। बट चाहे सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा रहा है या विशेष बहुमत से, दोनों अलग अलग राज्य सदन से पारित होना चाहिए। इसके लिए संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है, ठीक है। संयुक्त सेशन जो है, संयुक्त सत्र का प्रावधान इसमें नहीं है। ये तीन चीजें याद रखिएगा, इसको लेकर सवाल बहुत बार बना है। एक तो क्या सिर्फ राज्यसभा में पेश कर सकते हैं या लोकसभा में पेश करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा, क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है? नहीं है इसके लिए। तीसरा, इसके लिए क्या अगर नहीं पारित होता है तो संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है? नहीं। और चौथी चीज, या तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देंगे या नहीं देंगे, इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पर संविधान संशोधन को लेकर राष्ट्रपति जो है सहमति उनको देनी ही पड़ती है, ठीक है, देनी ही होगी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, संविधान संशोधन को लेकर चीजें जो भी मैंने आप लोगों को बताई। अब जल्दी से ये देख लीजिए कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। एक तो सामान्य बहुमत के माध्यम से, ठीक है। सामान्य बहुमत मतलब फिर 50% हम लोग देखते हैं ना, नॉर्मल सामान्य मेजॉरिटी है, जनरल मेजॉरिटी जो है उससे पारित कर दिया जाए। कौन कौन से प्रावधान इसमें आएंगे? जैसे किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, जैसे किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना, है ना। ये सब शक्ति जो है, इस तरह इससे संबंधित जो बिल होंगे, इससे संबंधित जो संविधान संशोधन को लेकर विधेयक होंगे, वो जनरल मेजॉरिटी से पारित कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे अच्छे से। इसमें राज्यों का भी कोई जरूरत नहीं है और विशेष बहुमत भी नहीं चाहिए। दूसरा, संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है? विशेष बहुमत के माध्यम से, ठीक है। अब इसमें कौन से प्रावधान आएंगे? ठीक है, इसमें है क्या? पहले एक तो जनरल मेजॉरिटी तो चाहिए 50% जो है, उसके अलावा दोनों ही सदनों का 2/3 मेजॉरिटी, है ना, 2/3 बहुमत से दोनों ही सदनों से पारित होना चाहिए, ठीक है। टोटल और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी से दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। इसमें कौन से प्रावधान आएंगे? जैसे मौलिक अधिकारों में चेंज करना, विशेष बहुमत है। जैसे नीति निर्देशक सिद्धांतों में चेंज करना, विशेष बहुमत। तो ये दोनों प्रावधान अगर आप लोग देखेंगे इस कैटेगरी में आएंगे। तीसरा एक और है अमेंडमेंट को लेकर, जो आप लोग यहां पर समझ लीजिए। इसमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, विशेष बहुमत तो चाहिए ही, प्लस जो अगर आप लोग देखेंगे राज्यों का अनुसमर्थन भी जरूरी चाहिए, ठीक है, राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए इसमें। अब यहां पर जो मेन क्वेश्चन है जो बनता है कई बार, एक तो यहां पर सबसे पहले प्रावधान देख लो कौन से में विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन चाहिए होगा। एक तो जो संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान होते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति मान लो चेंज करना,
या फिर जैसे सूचियों को लेकर चेंज करना है कि राज्य सूची में क्या चेंज करना है ना, इन चीजों को लेकर अगर कुछ चेंज कर, मतलब संघीय व्यवस्था से संबंधित जिसमें राज्यों की शक्ति को लेकर समझौता किया जा रहा हो या उसको बढ़ाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, ऐसे प्रावधानों को से रिलेटेड कौन सा किया जाएगा, उसमें राज्यों का भी समर्थन चाहिए होगा। मेन चीज यहां पर समझिए, इसको तो आप लोग समझते हैं विशेष बहुमत क्या है, बट इसको लेकर समझ लीजिए, राज्यों में आधे से ज्यादा राज्यों की मेजॉरिटी चाहिए, बट यहां पर कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, सामान्य बहुमत चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हमें लगता है राज्यों को भी विशेष बहुमत से पारित करना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। राज्य सिर्फ और सिर्फ सामान्य बहुमत से अगर इसको पारित कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले कि संविधान में जो संशोधन है, ठीक है, संविधान में जो संशोधन है वो तीन तरीके से किया जा सकता है। एक सामान्य बहुमत से, कौन कौन से प्रावधान है उसमें, राज्यों का नाम चेंज करना, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना घटाना। इसको लेकर एक चीज और समझ लो, इसको लेकर यूपीएससी कई बार सवाल ऐसे पूछा है कि ये जो प्रावधान है, ठीक है, राज्यों के नाम को बदलना या राज्य का क्षेत्र बढ़ाना घटाना, इसके लिए संसद को क्या राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी संसद के लिए, यह संसद अपनी तरफ से कर सकती है। बहुत बार क्वेश्चन इसको लेकर पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसके लिए राज्यों के समर्थन की कोई पूछ सकती है संसद अगर चाहे तो, बट कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि राज्य सहमति देंगे तब जाकर यह चीज होगी। ठीक है, तो इस तरह का कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों को याद रखना है, संसद अपनी मर्जी से इस तरह के बिल पारित कर सकती है। तीनों ही टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिए हैं। संघात्मक व्यवस्था को लेकर क्या कहानी है, संसदीय व्यवस्था को लेकर सवाल किस तरह से बन रहे हैं, कौन कौन से सवाल बन रहे हैं, और तीसरा हम लोगों ने देख लिया भारतीय संविधान में अगर आप लोगों को संशोधन करना है किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।